तो मुझे ध्रुव कह रहा था जब उसका परिचय पढ़ा जा रहा था तब कि आपका तो चौगुना होगा मेरे से तो इतना लंबा कैसे सुनेंगे। तो मैंने कहा मैं नहीं पढ़ने दूंगा इतना लंबा, इसकी जरूरत भी नहीं होती। मित्रों, इस कार्यक्रम में आना तो मेरे लिए एक साहित्यिक कार्यक्रम में शामिल होना तो है ही, और एक तरह से एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होना भी है, क्योंकि प्रभात पारिवारिक रिश्तों में ही शामिल करता हूँ। एक संयोग होता है कई बार। हमारी मुलाकात बहुत पुरानी नहीं है, कुछ 60-65 की नहीं है, लेकिन पहली दफ़ा हम सब भोपाल में ही मिले। कार्यक्रम था कोई भारत भवन का, उसी सिलसिले में। और जब पहली बार मिले, जानते थे एक दूसरे को, पढ़ते भी थे, लेकिन जब पहली बार मिले तो ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार मिले। और कई बार होता है ना एकदम से, और उसके बाद कभी ये नहीं लगा कि कभी मिले नहीं हैं। मतलब जब भी मिलते हैं तो लगता है कि हाँ पहली बार ही मिले हैं, और पहली बार जब मिले तो लगा कि नहीं ये तो पता नहीं वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। तो कुछ इस तरह का अजीब सा रिश्ता मेरा प्रभात का रहा है। जब वर्धा में एक संयोग अच्छा रहा, बीच में वर्धा में साल भर के लिए प्रभात भी अतिथि लेखक के रूप में बुलाए गए, साहित्यिक जो उनका पाठ्यक्रम था उसके सिलसिले में। अब मुझे बुलाया गया जो अहिंसा शांति का पाठ्यक्रम था, उसमें अतिथि लेखक के सिलसिले में, और हम एक ही फ्लैट में साथ साथ साल भर तक। तो बहुत सी उस समय की यादें, और उसके बाद लगातार कई कार्यक्रमों में मिलना वगैरह सब होता रहा। फोन पर बहुत लंबी चौड़ी बातें भी होती रही हैं एक दूसरे के बारे में, परिवार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरे परिवार में, उनके परिवार में, उस सब की भी जानकारी एक दूसरे को बराबर हम लेते देते रहे। इसलिए आज जब बहन जी वगैरह आई और उनसे परिचय कराने लगे तो मैंने कहा हम आपके बारे में जानते हैं, तो प्रभात ने सब डिटेल्स हमको बताए। मित्रों, ये एक बहुत लेट सही पर दुरुस्त है, देर राय दुरुस्त है, कि प्रभात त्रिपाठी पर एक केंद्रित आयोजन छत्तीसगढ़ एकेडमी कर रही है। ये बात ठीक है कुलजीत जी ने कि ये काम तो केंद्रीय साहित्य अकेडमी को भी करना चाहिए था, और भी बहुत सी संस्थाएं हैं जिनको करना चाहिए था, लेकिन जैसा। और प्रभात के बारे में ये कहूँ कि कोई हिंदी का ऐसा लेखक नहीं है छोटा बड़ा जिससे उनका घनिष्ठ संपर्क नहीं रहा। सभी तरह के विचारों के लेखकों के साथ में, बड़े से बड़े हिंदी के आलोचक, कवि, नाटककार, उन सबके साथ में, और उनके साहित्य के लगातार वो पाठक रहे हैं, उसको लिखते रहे हैं, और उनकी कविताएं, उनके उपन्यास, उनकी आलोचना सब लोग पढ़ते रहे। उसके बावजूद अगर ये नहीं हुआ तो ये एक बहुत ही दुखद टिप्पणी है हमारे साहित्यिक माहौल पर। यानी कितनी संस्थाएं साहित्य की काम करती हैं, और आज रायगढ़ में वो हो रहा है, अच्छी बात है, उनका जन्म स्थान है तो होना चाहिए, उनका अपना घर है ये, लेकिन केंद्रीय जो स्थान है, यदि भोपाल ही देख लीजिए कितने वर्षों वो खुद भोपाल में रहे होंगे और कितने लोगों पे उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए होंगे, पर उनके बारे में कोई कार्यक्रम भोपाल में नहीं आयोजित किया। तो ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसको शुरुआत मानना चाहिए, ये नहीं मानना चाहिए कि हो गया। और छत्तीसगढ़ एकेडमी को भी इसके लिए आगे प्रयत्न करना चाहिए कि अन्य संस्थाएं जो है जो इस तरह के काम में सहयोग कर सकती हैं, रजा फाउंडेशन है, केंद्रीय एकेडमी से भी बात हो सकती है, और जगहों से भी करके अन्यत्र भी ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए प्रभात के बारे में, ताकि वो इतना बड़ा काम है कि उसको एक दिन में, आधे घंटे में कोई कह करके पूरा उसके साथ न्याय नहीं कर सकता है। अगर मुझे प्रभात के बारे में कुछ कहना हुआ अभी केस में, तो बहुत लंबे वक्तव्य का समय नहीं है। मैं कविताओं को, मित्रों, कविता क्या कला मात्र को मैं संवेदनात्मक या अनुभूत्यात्मक अन्वेषण मानता हूँ। उसे मैं केवल
अपने विचारों की या भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं मानता। वो तो बहुत आसान काम है। कविता वह तभी बनती है, कला वह तभी बनती है जब उस प्रक्रिया में से, जो अन्वेषण की प्रक्रिया है, उसमें से कुछ आप ऐसा बरामद करते हैं जो आपने इससे पहले बरामद नहीं किया होता है, तब कविता बनती, तब कला बनती है। नहीं तो एक अभ्यास से भी कविता लिखी जा सकती है, बहुत सी कलाएँ अभ्यास से की जा सकती हैं, करते ही हैं लोग। लेकिन वास्तव में वो तभी कविता या कला बनती है जब आप एक अन्वेषण की प्रक्रिया से गुजरते, अपने अनुभव की संवेदनात्मक अन्वेषण की प्रक्रिया से। अभी जो कहा गया था कि मानते हैं वो कि बसंत ने कहा कि कविता का अनुरागी होना चाहिए उसको, पाठक। ठीक ही बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उससे अन्वेषण धर्मी भी होना चाहिए, पाठक को भी। प्रभात एक लेखक के रूप में तो अन्वेषण धर्मी है ही है, लेकिन साथ ही वो एक पाठक के रूप में या एक आलोचक के रूप में भी हम कह सकते हैं। तो आलोचक भी क्या, एक तरह का दीक्षित या थोड़ा अधिक उत्कृष्ट पाठक समझ लीजिए उसको आप। तो वो केवल कविता को या किसी भी चीज़ को जब पढ़ते हैं तो उसमें से पहले कोई पूर्व निर्धारित अपना सत्य लेके नहीं जाते उसके पास में कि मुझे इसमें ये देखना है। तो फिर आपके लिए आलोचना, आप आलोचना नहीं कर रहे हैं, यानी आप आलोचना का मतलब होता है आलोचन, पूर्णता से उसको समझने की कोशिश करना। अगर आप वो नहीं करते और आपने तय कर लिया कि भाई यहाँ दाखिल खारिज करना, ये अगर ये है तो अच्छा कवि है, नहीं तो नहीं है, ये चीज़ इसमें नहीं मिलती है, तो फिर आपके लिए कविता अन्वेषण नहीं है। आपके लिए कविता अपने पूर्व निर्धारित विचारों को स्थापित करने का और जो उसके विरोध में जाते हैं उनको खारिज करने का एक बहाना है, एक तरीका है कि आप अपने विचारों के विरोध में जो कुछ भी है या असहमत जो है उसको कैसे खारिज करते हैं। अच्छा आलोचक किसी को खारिज नहीं करता, वो उसमें से ढूंढ के निकालता है और उस प्रक्रिया में आलोचना का जन्म होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि इसलिए प्रभात किसी पूर्व निर्धारित थियरी को लेकर के, किसी पूर्व निर्धारित प्रतिमान को लेकर के कविता के पास या कला के पास या उपन्यास के पास नहीं जाते हैं। वे जाते हैं एक पाठक के रूप में उसी अन्वेषण धर्मिता के साथ में जिसके साथ वो स्वयं अपनी रचना में जाते हैं। अपने रचना कर्म में जिस तरह की अन्वेषण धर्मिता उनमें मिलती है, ठीक वही अन्वेषण धर्मिता उनके पाठक को मिलती है। तब वो कुछ ऐसा बरामद करते हैं। इसीलिए मैंने ये देखा है कि शायद कम ही जगह ऐसा किया होगा उन्होंने कि किसी को खारिज किया। यहाँ तक मेरी स्मृति जाती है, खारिज नहीं किया। असहमति एक पॉइंट पर, किसी मुद्दे पर सहमति हो, किसी पर असहमति हो सकती है, और वो सहमति असहमति विचार की नहीं है, उसकी कलात्मक उत्कृष्टता को लेकर के कि ये काम जो ये कविता कर रही है और बेहतर तरीके से कर सकती थी अगर इसने ऐसा नहीं किया होता तो इस तरीके से जरूर उसमें हमको दिखाई देता है, लेकिन ये नहीं दिखाई देता है कि वो किसी को खारिज कर रहे हैं। तो ये जो एक संवेदनात्मक अन्वेषण की प्रक्रिया ही उनके लिए उनका अपना लेखन है, और यही उनके लिए उनकी आलोचना भी है, और यही उनके लिए उनके रिश्ते भी हैं, उनके जीवन के रिश्ते भी हैं। लगातार रिश्ता तभी रिश्ता है जब वो आपको एलिवेट करता है। कोई भी पारिवारिक रिश्ता, मित्रता का रिश्ता, जितने भी प्रकार के रिश्तों की बात हम करते हैं, उन रिश्तों की सार्थकता इसी बात में होती है कि वो आपको, आपके व्यक्तित्व को कितना ऊंचे स्तर पे ले जाते हैं, ऊंचे धरातल पे ले जाते हैं। प्रभात के साथ जिनका भी रिश्ता रहा है, अपना तो मैं कह ही सकता हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने उनके साथ रह करके उस रिश्ते में अपने को महसूस करके अपने को एलिवेटेड महसूस न किया। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि कम लोगों में। तो ये साहित्य के साथ भी वही है। और दूसरी बात जो मुझे कई बार उनकी आलोचना पे जब सत्र में भी मुझे कुछ कहना है तो मैं उसकी बात अभी ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन उनकी कविता में और ख़ासतौर से, अच्छा मुझे कई बार लोग कहते हैं आप क्या मानते हैं। देखिए कई बार अजीब स्थिति बनती है।
प्रभात प्रमुखतः कवि है कि प्रमुखतः आलोचक है कि प्रमुखतः उपन्यासकार कथाकार है? ये ऐसा अजीब सवाल होता है कि प्रमुखतः क्या होता है भाई? अगर इसी सवाल को हम कहें कि भाई अब ये उपन्यासकार है कि कहानीकार है कि आलोचक है कि कवि है, कि मुक्तिबोध कहानीकार है कि उपन्यासकार है कि आलोचक है कि कवि है, निराला क्या है, प्रसाद क्या है, नाटककार है कि कथाकार है कि कवि है, क्या है? यानी ये कोई एक चीज तय हो गया, ये है तो बाकी दूसरा नहीं होगा। यानी एक समग्र जीवन दृष्टि के लिए आपको सभी विधाओं में प्रवेश करना होता है, अगर आप कर सकते हैं। और प्रत्येक विधा का एक वैशिष्ट्य होता है, उस विधा के माध्यम से आप जो अन्वेषण करते हैं वो आप अन्य विधा के माध्यम से नहीं कर पाते। ये हर विधा की अपनी सीमा भी होती है और उसका सामर्थ्य भी होता है। जो सामर्थ्य उपन्यास का है वो कविता का नहीं हो सकता, जो सामर्थ्य कविता का है वो उपन्यास का नहीं हो सकता। हर कला का एक अपना सामर्थ्य है। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आप जितना ज़्यादा विस्तार में जाएंगे, जितनी अधिक, और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो रवि ठाकुर क्या है? वो तो पेंटर भी हो गए, तो अब वो क्या माने? उनको चित्रकार माने, कवि माने, उपन्यासकार माने, संगीतकार माने? यानी ये हमने इस तरह कर लिया कि यार ये तो ये है, तो ये तो ये। तो प्रभात को लेकर के भी ये सवाल, भाई मेरे अपने बारे में भी कई लोग करते हैं, तो तुम क्या हो मूलतः? मैं आदमी हूँ भाई, मूल तो कहीं मनुष्य हूँ, उसके अलावा जो कुछ होता है, ठीक है। तो इसलिए ये एक ऐसा इशू है कि हम अलग अलग विश्लेषण की सुविधा के लिए हम कह सकते हैं कि हाँ हम कहानी पे अलग बात कर रहे हैं, उपन्यास पे अलग बात कर रहे हैं, आलोचना पे, कविता पे हम अलग अलग बात कर रहे हैं। वो विश्लेषण की सुविधा के लिए होता है, वो केवल इसलिए कि हम अलग अलग चीज़ों को मिलाकर के फिर देखें कि ओवरऑल क्या पिक्चर बनता है। ये जो पिक्चर बनता है प्रभात का, वो जैसा मैंने आपसे कहा कि एक अन्वेषण धर्मी का, जहाँ उनको लगता है अवसर मिलता है, जहाँ उनका मन जिस समय जिस तरफ जा रहा होता है, वो उस अन्वेषण के अंदर प्रवेश करते हैं। और ये तो कई बार लगता है कि हो सकता है इनको ऐसा लगा कि नहीं कि एक कवि या एक लेखक जो है वो कविता लिखते लिखते अचानक कहानी लिख देता है। उसको लगता है कि मैं कविता लिखना शुरू कर रहा था, खुद रघुवीर शाह ने कहा कि मैं सोचता हूँ कि मैं कविता लिखूँ लेकिन वो कहानी बन जाती। यानी उसके अपने वश में नहीं है कि वो क्या करे। वो अन्वेषण की प्रक्रिया के दौरान, जैसे कि वैज्ञानिक अन्वेषण करता है, तो उस अन्वेषण की प्रक्रिया के दौरान अचानक उसको कुछ सूझता है तो मुख्य चीज छूट जाती है, जो उद्देश्य था, हाइपोथेसिस छूट जाता है और वो कुछ और प्राप्त कर लेता है। उसी तरह से एक लेखक भी, एक कलाकार भी जो सोच करके लिखना शुरू करता है, दिमाग में जो पहला इंप्रेशन आता है वो उसके अंदर वो प्रवेश करता है उस अनुभव की प्रक्रिया में, तो उससे पहले वो ये कैसे तय कर सकता है कि ये अनुभव मुझे कहाँ ले जाएगा? ये तो उस अनुभव में गुजरने के बाद ही आप जान पाते हैं वो कहाँ ले गया है। पहले से आप नहीं जान सकते कि वो आपको कहाँ ले जाएगा। और अगर आप पहले से जानते हैं कि वो आपको कहाँ ले जाएगा तो फिर क्यों लिख रहे हो भाई? फिर लिखने की क्या जरूरत है? तो आप जानते ही हो। जो चीज़ पहले से जानते हो उसको जानने के लिए क्यों लिख रहे हो? तो फिर आप जानने के लिए नहीं लिख रहे हैं, फिर आप केवल जो आप मानते हैं उसको मनवाने के लिए लिख रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये कलाकार, कोई भी कलाकार हो, किसी भी विधा का हो, साहित्य का या अन्य विधाओं का, वो मुख्यतः वो जानने की प्रक्रिया होती है, वो अभिव्यक्ति की प्रक्रिया नहीं, मूलतः वो जानने की प्रक्रिया होती है। और जब जो जाना गया, जिस तरह जाना गया, उसको फिर प्रस्तुत किया जाता है, जो कृति के रूप में आपके सामने आता है, छप के आता है, या किसी पेंटिंग के रूप में आता है, किसी मूर्तिकला के रूप में आता है, लेकिन वो जानने की प्रक्रिया में रचा जाता है। और ये जानना जो है वो एक तरीके से देखना है, आपने कैसे देखा है उस पूरी चीज को। हमारी अपनी परंपरा में भी तो मतलब जो ऋषि हैं, जो कवि भी हैं, वो सभी दृष्टा हैं, सृष्टा नहीं है। यानी डिस्कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्या वो
उद्घाटित, एक ट्रुथ जैसे उनके सामने उद्घाटित होता है, रिवील होता है। तो कोई भी कवि को अगर आप पढ़ते हैं, जानते, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ये देखना चाहिए कि इसमें क्या कुछ रिवील हुआ है नया। कभी वो एक शब्द का एक नया अर्थ समझ में आता है, कभी एक बारीक सी चीज़ होती है लेकिन आपको लगता है कि अरे ये तो पहले ध्यान में नहीं आई थी, तो किसी ने कही नहीं, या मैं खुद ऐसा सोच रहा हूँ, ये तो मैंने जाना ही नहीं। वो गालिब का बड़ा प्रसिद्ध शेर है, देखना तकरीर की लज्जत के, जो उसने कहा मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। क्या बात है। ये एक प्रकार से मतलब ये जो जानना है, ये ही कविता को या कलाओं को भी एक ज्ञान की प्रक्रिया बनाए। और ज्ञान का अर्थ विचार का ज्ञान नहीं है। जो हम समझते ज्ञान की जब भी बात होती है हमको लगता है कि हाँ ये एक इस विचार को जानना, सिद्धांत को जानना वो ज्ञान है। ज्ञान तो हमारी अपनी परंपरा मानती है कि अनुभूति ही ज्ञान होता है। और ये सबसे बड़े ज्ञान मार्ग के जो प्रोधा हैं शंकराचार्य, उनका कथन है। वहाँ भी ज्ञान का अर्थ अनुभूति से है, विचार से नहीं। इसलिए कविता अगर एक अनुभूति की प्रक्रिया है, जो कि है, हम सभी मानते हैं वो तो है ही है, पर ये ले जाती क्या, वो कहीं नहीं ले जाती, वो उसी अनुभूति में आपको ले जाती है, उसके बाहर उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर आप कविताएं पढ़ेंगे, प्रभात की जब भी पढ़ेंगे तब सुनेंगे ही, और उसके अलावा भी अगर पढ़ी होगी, या जितना मैंने कभी नहीं पाया कि प्रभात अपनी कविता को किसी एक खास आइडिया में रिड्यूस कर रहे हैं, कभी नहीं पाया। अधिकांश कविताएं ऐसी मिल जाएंगी आपको जो अंत में जाके एक आइडिया की तरह से प्रस्तुत करती है चीज़ को। लेकिन प्रभात की कविता, बहुत सी अच्छी कविता दूसरे लोगों की भी ये काम नहीं करती, और जब वो करती है तो कविता कमजोर रह जाती है। मैंने एक दफ़ा ये सवाल स्वयं अज्ञेय के सामने उपस्थित किया। उनकी एक बहुत छोटी सी कविता है, प्रभात को भी पसंद है, हमको भी पसंद है, कविता अच्छी है, अधिकांश लोगों को पसंद है। एक बूंद का सहसा उछली, जो कविता नाम है, सागर के झाग। हाँ, तो वो जो है कि एक बूंद मैंने देखा, 8-7 पंक्तियों कविता है। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंगी गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। देखिए, सुनते किसी ने वाह कहा, सभी कहते हैं। मैंने स्वयं उनके सामने एक सवाल उपस्थित किया। ये ध्रुव जम्मू में जो शिविर लगा था, उसमें रामस्वरूप चतुर्वेदी भी थे, पंडित जी भी थे, सब लोग थे। भविष्य की कविता कैसी हो या कविता क्या होनी चाहिए, इसमें बात हो रही थी। तो मैंने कहा, जब आप किसी भी अनुभव को एक आइडिया में रिड्यूस कर देते हैं तो फिर वो कविता वहाँ नष्ट हो जाती है। और उसके उदाहरण के रूप में मुझे रामस्वरूप चतुर्वेदी का उदाहरण दीजिए। वो तो आलोचक थे ना, तो मैंने इस कविता को, मैंने कहा जिन्हें मैं श्रेष्ठ कवि मानता हूँ, जो साधारण कवि का दूंगा तो आप कहेंगे तो कोई कवि नहीं, जिन्हें मैं और आप दोनों श्रेष्ठ कवि मानते हैं, उनकी कविता को और इस कविता को उदाहरण दिया। और मैंने एक फाँक है ये अनुभव और विचार के बीच इस कविता में। उस कविता की मेरी अपनी एक व्याख्या वो अलग है, उसकी अभी जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन उसमें एक फाँक है। तो उनकी इसमें फाँक क्या है? मैं फाँक ये है कि ये हर आलोक छुआ अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से, ये एक आइडिया है, और ऊपर एक चित्र है, वो जो एक अनुभव है। तो आपने उस अनुभव को अलग किया, उसमें से एक आइडिया रिड्यूस करके निकाल दिया। ये काम कविता का नहीं है। ये बात तो उस कविता को पढ़ने वाले के मन में उगनी चाहिए। श्रेष्ठ कविता वो होती है जहाँ जो पढ़ रहा है उस कविता को, और जो कवि जहाँ समाप्त कर रहा है उस कविता को अंतिम निष्कर्ष के रूप में, वो तो स्वयं उस पाठक के मन में वो अनुभव जागृत होना चाहिए, तब तो वो कविता है। और तो आपने बता दिया कि इसका ये मुक्तिबोध के साथ भी समस्या है, अंधेरे में भी ये समस्या आती है। हाँ, बहुत है। तो मैंने कहा ये बड़े बड़े कवियों के साथ आती है, ये नहीं कि भाई कोई छोटे कवियों को, पर मैंने ये पाया कि प्रभात की कविता में बहुत रेयरली ऐसा मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, बहुत रेयरली ऐसा मिलेगा आपको जहाँ पर अनुभव को किसी आइडिया में रिड्यूस कर दिया गया। क्योंकि कविता अनुभव की प्रक्रिया है।
और वही ज्ञान है उसका, और उसी के कारण से उसकी जो बहुआयामिता है उसकी, और उसकी जो गहराई है वो बनी रहती है। जो ही आपने एक आइडिया में इंट्रोड्यूस किया, उसकी गहराई समाप्त होगी, उसके डायमेंशन समाप्त हो गए। फिर आप उसी में उसको देखते हैं, हाँ यही इस कविता का अर्थ है। ये बात अज्ञे के सामने कही मैंने, वो खुद उपस्थित थे। और रोचक किस्सा है, 2 मिनट सुन लीजिए। अब राम स्वरूप जी आग बबूला, तो भाई से पूछते हैं, मतलब अज्ञे से खुद पूछते हैं। तो मैंने कहा उनसे काहे को पूछते हुए, आप उनके, मैं भी उनका ही पाठक हूँ, आप इतने बड़े आलोचक हैं उनके, तो आप बताइए इसका कुछ कहिए। कि नहीं बैठे हैं भाई तो पूछ लेते हैं। आप अज्ञे की ग्रेटनेस देखिए, वो कहते हैं कि कोई भी कविता पूर्णतः निर्दोष नहीं होती है। इस अर्थ में नंद किशोर जी की बात से सहमत हुआ। क्या बात, वाह। और ठीक यही सवाल मैंने एक बार उनसे असाध्य वीणा के बारे में किया, इसकी सब तारीफ करते हैं। मैंने कहा असाध्य वीणा की, उनसे पूछा, इंटरव्यू पूछा है, छपा हुआ है। मैंने कहा कि वात्स्यायन जी, जो असाध्य वीणा की अंतिम पंक्तियाँ हैं, डूब गया था मैं तो स्वयं शून्य में, ये तो सब कुछ की तत्ता थी, मैंने जो कुछ सुना वगैरह। तो ये जो आप ये ब्रह्मांड, ब्रह्मा का मौन अशेष प्रभाव है वगैरह, ये सब, इन पंक्तियों की क्या जरूरत है इस कविता में, जहाँ आप खत्म करते हैं? क्योंकि इस कविता में शुरू से लेकर के वो रेसे रेसे में वही तो अनुभव हो रहा है उस कविता में। जितने प्रतीक उसमें आ रहे हैं, जितने बिंब उसमें आ रहे हैं, जो संगीत उसमें आ रहा है, उस सबसे वही तो अनुभव हो रहा है पाठक को, और लेखक भी वही। अब आप अंत में जब ये इसको दृष्टांत की तरह कर देते हैं कि इसका ये अर्थ है, तो ये कविता थोड़ी कमजोर हो जाती है। मैं भी इसको बड़ी कविता मानता हूँ, लेकिन यहाँ आके वो थोड़ी कमजोर हो जाती है। तो कई देर बातचीत करते रहे, इंटरव्यू पड़ेगा कभी, आप तो पता चलेगा आपको। उसके बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मान लीजिए कि ऐसा, मैंने फिर एक बार और सवाल किया उससे, मैंने कहा आपको लगता है कि कोई चीज़ आप दोबारा लिखते तो कुछ और तरह से लिखते? तो कि हाँ, 1-2 चीज़ों के बारे में लगता है। इशारा उनका असाध्य वीणा की तरफ था कि शायद आखिर में कुछ और तरीके से इस बारे में कहा जाता है। तो मुझे ये लगता है कि कवि कर्म की एक बड़ी चुनौती ये है कि आप कैसे सब कुछ को समझा देने के लोभ से बचें। जब वो कहते हैं कल्पना शक्ति की जरूरत होती है पाठक को भी, उसको कल्पना का मौका, कल्पना नहीं है वो, केवल उसमें आएगा ही अगर उसकी प्रक्रिया में से गुजरेगा, अगर वो पाठक है तो। मैं ये मानता हूँ कि प्रभात का कवि कर्म की एक बड़ी विशेषता ये है कि वो, और फिर कई बार तो बड़ी सूक्ष्म अर्थ छटाएँ आती हैं। अभी मैंने लगभग सभी पढ़ी, मेरे पास संग्रह है भी, लेकिन मैं जहाँ से आया हूँ वो संग्रह वहाँ मेरे पास नहीं थी। मैं आजकल जयपुर में वो सब किताबें मेरी बीकानेर में रहती, और 2 दिन पहले ही सब कुछ ये तय हुआ, तो मैं वहाँ से, तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फिर भी 1-2 चीज़ें जो वहाँ थी उसको देखते हुए मुझे लगा, अब जैसे एक कविता में कहते हैं वो कि मैं मरा नहीं झरा हूँ, मैं मरा नहीं झरा हूँ मौसम की पुकार के प्रत्युत्तर में। अब आप कह सकते हैं कि ये हवा के आकार की तरह है। इसी तरह अब ये जो मरा नहीं झरा हूँ, उसमें आप जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि ये पुनर्जन्म की कविता है, पुनर्जीवन की कविता है। वो कहते हैं मैं मरा नहीं झरा हूँ मौसम की पुकार के, नहीं पेड़ से झरा हूँ मौसम की पुकार के। मौसम की पुकार क्या है? अब कुछ नया जन्म लेने वाला है, अब आप रास्ता छोड़िए। तो एक तरह से मैं ये मानता हूँ कि ये कविता और कलाओं में ये चीज़ें इसी तरह व्यक्त होती हैं। आप सीधे सीधे अगर कोई वाक्य लिख देंगे, और बड़ा ज्ञानपूर्ण वाक्य भी हो सकता है, बड़ा कोटेबल भी हो सकता है, लेकिन वो कविता नहीं होती। मेरी अपनी धारणा है, मैं जैसा भी पाठक कविता का हूँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ प्रभात के अंदर, ये बात उनके उपन्यास के बारे में कह सकते हैं। इनका पहला उपन्यास मैंने नहीं पढ़ा, वो है नहीं मेरे पास, अपना शुरू। लेकिन 2 उपन्यास, अनात्म कथा और किस्सा बेशर पैर, ये दोनों हिंदी में बिल्कुल अलग अलग तरह के उपन्यास हैं। अनात्म कथा भी एक प्रयोग है, अगर हम प्रयोग की तरह उसको देखना चाहें तो,
और किस्सा बेसिर पैर भी एक प्रयोग है, अगर प्रयोग की तरह देखना चाहें तो। अनात्म कथा में जो हमारी प्राचीन शैली है कथा में से कथा के निकालने की, वो पुराने थीम्स को लेकर के बहुत चलती है। इस तरह की कुछ लोगों ने प्रयोग किए भी आधुनिक काल में भी, कि आधुनिक जीवन में इस तरह से निकालना इस शिल्प का प्रयोग। और अंततः आप देखिए कि वो आत्मकथा नहीं अनात्म कथा है, यानी वो अनात्म होते जा रहे समाज की और मनुष्य की कथा है। तो ये कितनी कितनी विविध, एक छोटा सा उपन्यास है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसकी अगर जाएंगे आप उसके अंदर तो आप ये पाएंगे कि किस तरीके से कितने कितने जीवन के रूप उसमें से व्यक्त होते हैं, और हर जगह पर आत्म का क्षरण है। ठीक यही आप देखिए किस्सा बेसिर पैर, तो उस जमाने में इसने शुरू किया था लिखना, जब वर्धा में थे तब लंबी समय तक लिखता रहा। तो लेकिन मुझे लगता है कि यार अच्छा वास्तव में देखा जाए तो उसमें क्या है, कोई केंद्रीय थीम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ये बात एस्टेब्लिश करनी है उपन्यासकार को। लेकिन वो किस्सा बेसिर पैर जो है वो एक तरह से देखा जाए तो बेसिर पैर होते जा रहे मनुष्य की कथा है, बेसिर पैर होते जा रहे शहर की कथा है, और उस शहर के माध्यम से बेसिर पैर होते जा रहे हमारे पूरे समाज की, आधुनिक समाज की कथा है। तो ये जो बेसिर पैर कहा गया है ये सिर्फ इसलिए कहा गया ताकि, और किस्सा जोड़ दिया, किस्सा बेसिर तो आपने यार इसमें कुछ है नहीं, आगे नहीं पीछे नहीं, पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है, कोई अर्थ नहीं है, कुछ की तुक नहीं है, सारी चरित्र कहीं से कहीं, कोई केंद्रीय चरित्र नहीं है, एक नरेटर है बस, पर केंद्रीय चरित्र है उसका आज का बेसिर पैर मनुष्य, और उसे बेसिर पैर बनाने वाली पूरी व्यवस्था आप देखेंगे अलग अलग, कभी न्याय की व्यवस्था उसमें आती है, कभी बाजार की व्यवस्था आती है, कभी पुलिस की व्यवस्था आती है, कभी रिश्तों की व्यवस्थाएं आती है। तो इन सब के अंदर कैसे मनुष्य जो है वो एक बेसिर पैर अस्तित्व बन गया है, इसकी कथा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें क्लोज रीडिंग, अभी हम बात करते हैं, क्लोज रीडिंग की ज़रूरत होती है चीज़ों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और उसके पास कुछ जानने के लिए जाइए, अपने को उस पर आरोपित करने के लिए नहीं। प्रभात जानने के लिए जाते हैं, अपने रचना कर्म में भी और अपने आलोचना कर्म में भी। अभी इससे अधिक कुछ कहना